डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ग्रुप थ्योरी के अंडर प्लेन ऑफ सिमेट्री। और वो प्लेन ऑफ सिमेट्री मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप्स की हम देखते हैं। वैसे मेनली तो 2 ही टाइप की होती हैं, सिग्मा वी और सिग्मा एच। सिग्मा वी से मतलब होता है वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, और वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अगर सपोज हमारी प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे है तो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी ऐसे ही जाएगी, मतलब बिल्कुल उसके पैरेलल जाएगी। और अगर हमारी प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे है और हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रही है इस तरीके से, यानी कि परपेंडिकुलर जा रही है, तो हम उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, या उसको हम सिग्मा एच से डिनोट करते हैं। अब ये थर्ड टाइप कह लीजिए, या इसको हम एक तरह से सिग्मा वी ही मानते हैं, जो मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ, दैट इज डाईहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको हम सिग्मा डी से जो है डिनोट करते हैं। तो अब ये डाईहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी एक्चुअली सिग्मा वी का ही एक टाइप है। अब वो कैसे है, बस सिग्मा वी किस कंडीशन में सिग्मा डी बन जाएगा, बस हम आज वही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डाईहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री की अगर हम देखें एक तरह से डेफिनेशन कह लीजिए कि अ डाईहेड्रल प्लेन इज वन विच बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन टू सिमिलर कॉन्जिक्यूटिव C2 एक्सिस विच आर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसका क्या मतलब हुआ कि डाईहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री कौन सा प्लेन होगा, कौन से वाले प्लेन को बोलेंगे कि वो प्लेन जो दो C2 एक्सिस के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता हो, और वो C2 एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और वो दोनों C2 एक्सिस सिमिलर और कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए, यानी कि वो एक जैसी हो, और कॉन्जिक्यूटिव माने लगातार एक के बाद एक हो। अब इसका क्या मीनिंग है सिमिलर और कॉन्जिक्यूटिव का, वो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, पर मेनली बस यही है कि सिग्मा डी वो प्लेन होता है जो दो C2 एक्सिस के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले, सबसे पहले हमने एग्जाम्पल लिया है इसमें एलीन का। अब देखिए एलीन क्या, ये मैंने एलीन को स्टीरियो केमिस्ट्री में अपनी बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि एलीन कैसा मॉलिक्यूल होता है। देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं इसको, तो वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर 3 कार्बन एटम्स हैं, और तीनों कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है, और 3 कार्बन एटम से जो 2 हाइड्रोजन एटम इधर जुड़े हुए हैं कॉर्नर वाले कार्बन से, और 2 हाइड्रोजन एटम इधर की साइड जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों कार्बन एटम तो होते हैं प्लेन में। अगर मैं इसको ऐसे रख दूँ सपोज, तो ये दोनों कार्बन एटम से जो हाइड्रोजन है ये तो हो गए प्लेन में, और ये क्या होगा, इसमें एक हाइड्रोजन ऊपर की साइड आ रहा है और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो नीचे की साइड जा रहा है। तो इस तरह से ये एलीन मॉलिक्यूल होता है। अच्छा, अब अगर इसको मैं, जैसे मैंने यहाँ डायग्राम में शो किया हुआ है, इसको अगर मैं ऐसे शो करना चाहूँ तो मैं इसको कुछ इस तरीके से दिखा सकती। देखिए ये जो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर हमने कार्बन 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 डबल बॉन्ड से जोड़ रखे हैं, 2 हाइड्रोजन इस तरह से दिखा रखे हैं जो इस तरह का वी बना रहे हैं, ऐसे वाला, ठीक है। और ये जो नीचे वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं जो नीचे की साइड एक वी बना रहे हैं, ठीक। और वही मैंने इसको इस तरह से रख दिया, जो इसमें स्ट्रक्चर दिख रहा है वो मैंने ऐसे रखा हुआ है, जिसमें ये दोनों हाइड्रोजन है, और जो नीचे वाले हाइड्रोजन है वो नीचे वाले हाइड्रोजन मैंने यहाँ पर शो कर रखे हैं, ये ऐसे देख लीजिए, ये वाले हाइड्रोजन। तो अगर हमारा मॉलिक्यूल है ऐसे, तो ये हमारा एलीन मॉलिक्यूल। तो अब हमें सपोज इसमें हमें ढूंढना है कि हमारा डाईहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो हम प्रिंसिपल एक्सिस देखेंगे, क्योंकि उसी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो C2 एक्सिस होंगी, बस हमें पहले वो ढूंढनी है। तो सबसे पहले हमें प्रिंसिपल एक्सिस देखनी है। तो अगर हम इसमें देखें, देखिए एक एक्सिस तो इसमें ऐसे जा रही है, जो हम ऊपर से लेके जा रहे हैं, ऐसे ऊपर से लेके जाने का मतलब है जो इस कार्बन को, मिडिल कार्बन को और लोअर कार्बन को कट करती हुई जा रही है इस तरीके से, यानी बिल्कुल इनके मिडिल में से होती हुई जा रही है, इस तरह से खड़ी हुई है वो, ठीक है। अब वो कैसे और वो कौन सी एक्सिस है कि अगर हम उसके अराउंड रोटेट कराएं, देखिए सपोज मैंने इसको अराउंड, इसको अगर हमारी C2 एक्सिस ऐसे है तो मैं इसके C2 एक्सिस ही है एक्चुअल में ये, और वो C2 एक्सिस कैसे है वो हम अभी देखेंगे। तो C2 अगर हम मेरे को इस वाली एक्सिस के अराउंड रोटेट कराना है तो मैं ऐसे रोटेट कराऊंगी, मतलब इसके चारों तरफ, ठीक है। तो मेरा मॉलिक्यूल था ऐसे, और मुझे इसके अराउंड रोटेट कराना है, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे रोटेट कराना पड़ेगा। तो देख रहे हैं आप, इसको ऐसे रोटेट कराने का मतलब मैंने 180 डिग्री रोटेट कराया। तो अगर आप देखें ध्यान से, अगर मैं इतना मॉलिक्यूल सब कुछ छुपा लूँ आपसे, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल ऐसे तो दिखा रहे थे हम लोग, अभी आपने देखा भी होगा जब मैंने पिछले वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया कि ये सब कुछ ना रहे, सपोज ये सब कुछ ना रहे, सिर्फ इतना पोर्शन पर ध्यान दीजिए। तो ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल था, और वाटर मॉलिक्यूल में C2 यहीं से तो जा रही थी बिल्कुल, तो ऐसे ही हमने यहाँ भी दिखा रखा है। तो चाहे आप वाटर मॉलिक्यूल को ऐसे कर लीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए, C2 तो हमेशा इस जो हमारा ये वाला कार्बन है यहीं से होकर जाएगी, और वाटर मॉलिक्यूल में ये ऑक्सीजन था, ठीक है, यहाँ पर ये कार्बन है। तो क्या हुआ,
मैंने अभी आपको दिखाया कि ये हमारी ये C2 एक्सिस थी और इसके अलोंग मैंने इसको रोटेट करा दिया, यानी इस तरीके से। तो क्या हुआ, इन दोनों एटम ने अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लिया और जो नीचे वाले दोनों हाइड्रोजन थे उन्होंने भी अपनी पोजीशन को एक्सचेंज किया है। ठीक, अगर आप देखें तो इसको ऐसे करके ये दोनों ने अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लिया। तो ये हमारी एक C2 हो गई। ठीक, अब यानी ये वाली एक C2। अब दूसरी C2 कैसे जा रही है? दूसरी C2 जा रही है वो कुछ इस तरीके से जा रही है, बिल्कुल, यानी कि मिडिल कार्बन को कट करती हुई जा रही है। मिडिल कार्बन के समझ लीजिए बीच में से जा रही है। तो जब वो मिडिल कार्बन के बीच में से जाएगी तो अब हमारे पास C2 कैसे, मैं ये शो कर रही हूँ तो इसका मतलब ये वाली C2 है, तो इसके अलोंग हम इसी तरह से तो घुमाएंगे मॉलिक्यूल को। तो अब क्या कर रहे हैं, हमारा मॉलिक्यूल था ऐसे, ये दोनों हाइड्रोजन इस तरह से ये वाला V बना रहे हैं। अब आप देखिएगा यहाँ पर ये ऐसे रखी, ये वाली C2 जो मेरी उंगली है जिसको मैंने दिखा रखा है, ये C2 है और इसके अलोंग अगर मैं इसको रोटेट कराती हूँ तो इसके अलोंग रोटेट कराने से भी मुझे बिल्कुल वैसा, यही वाला V पहले बना हुआ था, यही V पहले अब भी बन के आया है। तो इसका मतलब एक C2 हमारी ऐसे जा रही है। फिर तीसरी C2 कैसे जाएगी? तीसरी C2 है वो ये वाली जा रही है, यानी यहाँ से, यानी ऊपर से जा रही है तो वो Z एक्सिस के अलोंग जा रही है, जो मैंने यहाँ एक्सिस बना रखी है। ऐसे जा रही है तो X एक्सिस हो गई, और अगर वो ऐसे जा रही है तो इसका मतलब वो Y एक्सिस हो गई। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे दिखाएं तो Y एक्सिस के अलोंग अगर हम इसको शो करें, यानी अगर इसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम, तो ये X एक्सिस हो गई, ऊपर वाली Z एक्सिस हो गई और सामने वाली जो हो जाएगी वो Y एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अलोंग घुमा रहे हैं, यानी इस वाली C2 के, यानी हमारी ये अगर ये वाली एक्सिस मान लीजिए तो इसके अलोंग हम इसको रोटेट कर रहे हैं। तो इसके अलोंग रोटेट करने से कैसे होगा कि हमने यहाँ पर रखा हुआ है ये, और अब आप ध्यान रखिएगा ये वाला V जो है इसी तरीके से बन के आएगा। तो ये यहाँ रखा है, तो इसके अलोंग अगर मैं इसको घुमाऊंगी तो हमारा जो ये इस तरह से रखा हुआ था और ये मैंने अपने C2 को ऐसे शो कर रखा है और इसके अलोंग घुमाने का मतलब है कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल का आ जाना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अभी भी ऐसे ही V बन के आया। तो यानी हमें यहाँ पर 3 C2 देखने को मिली, एक जो ऐसे जा रही है, दूसरी ऐसे जा रही है और तीसरी जो है इस तरीके से जा रही है। तो हम क्या करेंगे अब, क्योंकि हमारे पास तीनों ही C2 हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस कैसे चूज़ करेंगे? तो मैंने आपको ये पिछली बार इथाइलिन के केस में समझाया था कि जो C2 बाकी दोनों C2 से डिफरेंट होती है बस उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं। तो देखिए ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस, अगर मैं इसको X एक्सिस बोल रही हूँ, इसको Y एक्सिस बोल रही हूँ, तो ये जो Z एक्सिस वाली है ये जो है हमारी C2 डिफरेंट हो जाएगी Z वाली। क्यों? क्योंकि ये वाली और ये तो दोनों एक प्लेन में है, ये वाली और ये वाली एकदम एक प्लेन में है, और जो ये ऊपर वाली है ये जो है वो डिफरेंट प्लेन में हो गई। तो जब डिफरेंट प्लेन, और इसी को मैंने यहाँ डायग्राम से शो कर रखा है, कैसे किया हुआ है देखिए। इसमें ये डायग्राम कैसे बना हुआ होगा कि अगर मैं यहाँ इस वाले हाइड्रोजन से नीचे की साइड एक लाइन खींच दूँ, ठीक है, और इस वाले हाइड्रोजन से एक नीचे की साइड लाइन खींच दूँ, और नीचे वाले हाइड्रोजन से ऊपर की साइड लाइन खींचूँ, और इधर वाले नीचे से भी ऊपर की साइड, तो एक जो है इलोंगेटेड क्यूब बन जाएगा। देखिए ऊपर वाले से अगर नीचे की साइड खींची, यहाँ भी नीचे की साइड लाइन खींची, इस वाले से ऊपर की साइड और इससे भी ऊपर की साइड, और जो ये लाइनें गई हैं इन सबको हमने आपस में मिला दिया, तो ये एक इलोंगेटेड क्यूब बन जाएगा। तो जब ये इलोंगेटेड क्यूब बनेगा और उसमें अगर हमें पेपर पर शो करना है कि कैसे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो एक तो ऊपर से जा रही है और वो C2 कैसी है, इस कार्बन और इस कार्बन को कट करती हुई जा रही है। जैसे कि मैंने आपको मॉलिक्यूल में दिखाया था, ये यहाँ से इस तरीके से जा रही है, यानी यहाँ से जा रही है ये वाली इस तरीके से। ठीक है, तो तीनों कार्बन को कट करती हुई जा रही है। दूसरी C2 इधर की साइड से आ रही है, यानी इस मिडिल कार्बन को कट करती हुई जा रही है, और तीसरी C2 यहाँ से, इसमें भी मिडिल कार्बन को कट करती हुई जा रही है। तो यानी कि पहली C2 जो जा रही है, देखिए वो एक, तो अगर आप क्यूब देखा है आपने, तो क्यूब में क्या है, ये वाली एक फेस है और एक नीचे वाली फेस है। तो पहली C2 ऊपर और नीचे वाली फेस को कट करती हुई जा रही है, बिल्कुल मिडिल से जा रही है मतलब। और दूसरी C2 ये वाली एक फेस, यानी लेफ्ट हैंड साइड वाली, और इधर राइट हैंड साइड वाली, और ये वाली एक फेस जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वाली साइड के फेस के बिल्कुल मिडिल में से जा रही है। और तीसरी C2 जो ये फ्रंट फेस है, ये वाली फ्रंट फेस, और जो ये बैक फेस है, इसके मिडिल में से होती हुई जा रही है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर शो भी किया था कि पहली C2 ऐसे जा रही है, दूसरी ऐसे जा रही है और तीसरी ऐसे जा रही है। तो ये जो जितनी भी फेसेस हमारी बनी हुई हैं, बस इस फेसेस के अकॉर्डिंग आप इसमें क्यूब वाले स्ट्रक्चर में समझ सकते हैं कि ऊपर और नीचे वाले में फर्स्ट C2 है,
लेफ्ट और राइट वाले में सेकंड C2 है, फ्रंट और बैक वाले में थर्ड C2 है। तो क्योंकि ये वाली और ये C2, ये दोनों C2 हमारी सेम प्लेन में है, तो जो डिफरेंट प्लेन में है बस वो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। तो यानी 3 C2 हमारी किस तरीके से हो गई हैं कि एक ऐसे हो गई, दूसरी ऐसे हुई और तीसरी ऐसे हुई। तो ये तीनों C2 को हम जैसे ये एक्सिस समझ लीजिए, इस तरीके से शो कर सकते हैं हम, ठीक है। जैसे इसमें अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलूँ, इन C2 को इस एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो ये जो सेकंड C2 है ये एक्स एक्सिस के थ्रू जा रही है, और ये वाली C2 जेड एक्सिस के थ्रू जा रही है, और जो सामने से हम दिखा रहे हैं वो वाई एक्सिस के थ्रू जा रही है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हमने इसको सपोज मान लिया कि ये वाली हमारी प्रिंसिपल एक्सिस थी, क्योंकि ये हमारी डिफरेंट प्लेन में है, ये वाली हमारी डिफरेंट प्लेन में है, ये हमारी सेम प्लेन में है, और इसी के परपेंडिकुलर ये दोनों C2 हैं भी, क्योंकि जैसे हमारी एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक वैसे ये दोनों C2 भी इसके परपेंडिकुलर हैं। तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो गई। अब जो ये C2 को हमें क्या करना है, इन दोनों C2 के, देखिए अगर मैं इसको ऐसे दिखाना चाहूँ, ये दो C2 हमारी एक ऐसे थी और एक ऐसे, तो यानी ये इस तरीके का, जो नीचे वाली जो परपेंडिकुलर जो C2 बन रही है, और जो तीसरी C2 थी वो कुछ इस तरीके से खड़ी हुई थी, ठीक है। तो अब इन दोनों C2 के बीच का जो एंगल है, अगर वो कट हो जाए किसी प्लेन से, तो बस उस प्लेन को हम सिग्मा डी बोलेंगे। ये इस तरीके से है। तो अगर यहाँ से कोई प्लेन कट कर दे, या यहाँ से इसको प्लेन, एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल, जैसे कि इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच का जो एंगल है, अगर हम इसको C2 माने, मान लीजिए हमारी C2 किस तरह से क्रॉस बनाती हुई जा रही है, तो इनके बीच का एंगल ये है, इन दोनों के बीच का एंगल ये भी हो सकता है, इसको मान सकते हैं, इसको, ये सब बीच के एंगल्स हैं। तो अगर यहाँ से कोई एक प्लेन जाए या फिर यहाँ से एक प्लेन जाए, तो हम यही तो कहेंगे कि दोनों C2 के बीच के मतलब एंगल को कट करती हुई प्लेन ये जा रहा है। तो अब देखते हैं कि इसमें ऐसा कोई प्लेन है कि नहीं है। तो अब अगर हम इस मॉलिक्यूल को लें और मॉलिक्यूल में एक ऐसा प्लेन लगाएं, देखिए इसमें हम प्लेन कैसे लगा सकते हैं, ये प्लेन जो इस तरीके से होता हुआ जा रहा है ऐसे, यानी कि इस कार्बन को कट करेगा, मिडिल कार्बन को कट करेगा, नीचे वाले कार्बन को कट करेगा, और ये जो दोनों हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन तो रिफ्लेक्ट होंगे इस वाले प्लेन के थ्रू, और जो नीचे वाले दोनों हाइड्रोजन हैं वो कट हो जाएंगे, यानी 3 कार्बन कट होंगे, ये दोनों हाइड्रोजन कट हो जाएंगे, और ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। देखिए वो प्लेन होगा कुछ इस तरीके से। तो ये प्लेन के एक साइड दिखाई देगा, ये दूसरी साइड दिखाई देगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे और नीचे वाले दोनों हाइड्रोजन कट जाएंगे, जिसको मैंने यहाँ पर इस तरह से शो कर रखा है कि 1 और 2 हाइड्रोजन तो रिफ्लेक्ट करेंगे, और 3 और 4 हाइड्रोजन देखिए प्लेन से कट हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे जा रहा है, यानी जो मैंने यहाँ पर ये क्रॉस बनाया था, यानी कि जो हमारी दो C2 बन रही थी, ये वाली जो दोनों C2 बन रही थी, तो जो ये प्लेन शो किया है वो ये वाला प्लेन जा रहा है, ये प्लेन, और तो इन दोनों C2 के बीच का एंगल था ये वाला, और इसी एंगल को कट करता हुआ ये प्लेन जा रहा है। तो इसका मतलब जब ये प्लेन ऐसा एक प्लेन जा रहा है, तो इसका मतलब इसमें एक सिग्मा डी है, ठीक। अब दूसरा सिग्मा डी देख लेते हैं। दूसरा सिग्मा डी क्या हो जाएगा, हम अगर मॉलिक्यूल को देखें, पहला वाला हमने ऐसे करा था, तो दूसरा वाला कैसे जाएगा, वो ऐसे जाएगा, यानी कि इस हाइड्रोजन को कट करेगा, तीनों कार्बन को कट करेगा, और नीचे वाले दोनों हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करेगा, जैसे मैंने यहाँ पर शो कर रखा है इसको। ये 1 और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर कट हो रहे हैं, ये नीचे वाले यहाँ पर भी कार्बन थे वो कट हो रहे हैं, और ये जो दोनों हाइड्रोजन हैं ये एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो जब ये उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो दिखा रहे हैं, हमारी दोनों C2 इस तरीके से थी, पहला प्लेन हमने ऐसे दिखाया था, दूसरा प्लेन जो है वो यहाँ से जा रहा है इस तरीके से, इन दोनों C2 के बीच में से, यानी कि बीच के एंगल को कट करता हुआ जा रहा है। तो इस तरह से ये दूसरा सिग्मा डी हुआ। तो एलीन में हम कह सकते हैं यहाँ पर 2 सिग्मा डी जो है वो प्रेजेंट है, क्योंकि वो दोनों C2 के मिडिल में से होते हुए जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर हो जाएगा डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब ये था एक स्टैगर्ड मॉलिक्यूल। देखिए ये स्टैगर्ड कैसे है, स्टैगर्ड ऐसे है कि मैंने आपको एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड भी समझाए थे स्टीरियोकेमिस्ट्री में। देखिए ये दोनों हाइड्रोजन जो हैं, अगर इसके ठीक नीचे देखें तो हमें कोई हाइड्रोजन नहीं दिखाई देगा, और इसके ठीक नीचे देखें तो भी कोई हाइड्रोजन नहीं दिखाई देगा। दोनों हाइड्रोजन एक्चुअली क्या है, एक इधर की साइड है और एक इधर की साइड है। अगर मान लीजिए इन दोनों हाइड्रोजन के ठीक पीछे पीछे हाइड्रोजन दिखते हमें, तो इसका मतलब था ये एक्लिप्स था। लेकिन इस समय ये स्टैगर्ड में, मतलब जो ये होता है हमारा एलीन, वो स्टैगर्ड मॉलिक्यूल कहलाता है। जैसे हमारी स्टैगर्ड ईथेन होती है और एक्लिप्स्ड ईथेन होती है। एक्लिप्स्ड में क्या होता है, जो
सामने वाले तीनों हाइड्रोजन होते हैं एथेन के, वो पीछे वाले तीनों हाइड्रोजन को ढके हुए रहते हैं, और स्टैगर्ड में वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम इसको शो कर सकते हैं। तो ये एक स्टैगर्ड मॉलिक्यूल है। तो स्टैगर्ड मॉलिक्यूल में जब भी हम देखेंगे वहाँ पर क्या होगा कि जो भी सिग्मा डी हमें अगर देखना है तो वो दो सिमिलर C2 एक्सिस के बीच में से कट होता हुआ जाएगा, मतलब उन दोनों C2 के बीच के एंगल को कट करता हुआ जाएगा। तो फिर अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लें, वो एक प्लानर मॉलिक्यूल का है, जैसे PtCl4। अब PtCl4 का स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बना ही रखा है। तो PtCl4 में सबसे पहले हमें देखनी है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मैंने आपको बताई भी थी, इसमें क्या होती है, ये बिल्कुल मिडिल वाली होती है। ठीक है, C4 एक्सिस होती है, मान ये आपके पास यहाँ पर ये रखा हुआ, ये मैंने ऐसे रख दिया, ये प्लैटिनम है, ये चारों Cl, और ये जो C2 एक्सिस है, ठीक, C4 एक्सिस होती है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको घुमाएंगे 90 डिग्री के एंगल पर, तो 90 डिग्री के एंगल पर क्या होगा, ये वाला एटम यहाँ पहुँचेगा, ये एटम यहाँ, नीचे वाला यहाँ, और ये यहाँ पहुँचेगा। देखिए मैं इसको घुमा के दिखा देती हूँ 90 डिग्री। तो ये हमारा पूरा 90, चाहे तो आप इसको ऐसे रख लीजिए, देखिए इसके और इसके बीच में, क्योंकि 90 डिग्री का ये एंगल है, तो अगर मैं 90 डिग्री पर घुमा रही हूँ तो ये सारे जो है एक दूसरे को मतलब एक दूसरे से अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इसमें जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो होती है C4, और वहाँ मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आपको अगर C2 या सिग्मा V देखना है तो आपको सिर्फ एक C2 या एक सिग्मा V देख लीजिए। अगर C4 एक्सिस है प्रिंसिपल एक्सिस, तो या तो उसमें 0 C2 होंगी या फिर उसमें 4 C2 होंगी, और ऐसे ही या तो उसमें 0 सिग्मा V होंगे या उसमें 4 सिग्मा V होंगे। तो हम देखते हैं कि क्या इसमें कोई C2 या सिग्मा V प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम C2 देखेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, देखिए अगर मैं यहाँ बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, ये जो मैंने करी रखी है यहाँ पर लाइन ड्रॉ, तो इस लाइन के अलोंग अगर मैं इसको रोटेट कराऊँ मॉलिक्यूल को, जैसे हमारा ये मॉलिक्यूल था, ये मेरी लाइन है, ठीक है, इसके अलोंग अगर मैं रोटेट कराऊँ तो मुझे बिल्कुल इक्वलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक C2 प्रेजेंट है। ऐसे ही ये दूसरी C2 भी है, ये दूसरी C2 इस तरह से है। तो अगर ये मैंने यहाँ पर ले रखा है इसको, ठीक है, और इसके अलोंग अगर मैं रोटेट कराती हूँ तो भी मुझे एक इक्वलेंट स्ट्रक्चर ही देखने को मिलता है। तो ये दूसरी C2 हो गई। तो इसका मतलब इसमें एक C2 तो दिख ही रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें 4 C2 मिल जाएंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था Cn अगर होता है तो उसमें या तो 0 C2 होंगी या उसमें n C2 होंगी। तो यहाँ पर n का नंबर 4 है, इसका मतलब इसमें 4 C2 प्रेजेंट है। तो एक C2 तो ये रही, दूसरी C2 यहाँ पर है, तीसरी C2 कुछ इस तरीके से जा रही है, देखिए, यानी कि ये वाली C2 अगर मैं इसके अलोंग इसको घुमाऊंगी तो क्या होगा, तो ये इस तरह से, तब भी हमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलेगा। और चौथी C2 है ऐसे कि अगर मैं इसके अलोंग इसको रोटेट कर दूंगी तब भी मुझे ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर 4 C2 मैंने यहाँ शो कर रखी है, और 4 C2 में भी तो हमें 4 C2 तो मालूम पड़ गई। अब हम सबसे फिर देखेंगे हम इसमें सिग्मा V क्या इसमें प्रेजेंट है या नहीं है। तो सिग्मा V देखा, सिग्मा V में क्या है, अगर मैं यहाँ पर एक प्लेन रख दूँ, ये प्लेन, ठीक है, जैसे कि इसी मॉलिक्यूल में यहाँ पर एक प्लेन रखा, तो प्लेन क्या करेगा, प्लेन इसे 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगा। भाई यहाँ वाला ये वाला सेंटर वाला एटम भी कट हो जाएगा, और ये दोनों एटम को रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे ही एक प्लेन ये होगा, यहाँ पर सेंटर वाला प्लेटिनम कट हो जाएगा और ये दोनों एटम इन दोनों एटम को रिफ्लेक्ट करेंगे। ऐसे ही एक प्लेन यहाँ रखा जा सकता है, ये क्लोरीन एटम, ये प्लैटिनम और ये क्लोरीन, ये कट हो जाएंगे और ये दोनों क्लोरीन एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, और ऐसा ही एक प्लेन हम यहाँ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसमें 4 सिग्मा भी प्रेजेंट है। तो हमें ये सब कुछ तो मालूम पड़ गया, हमने शुरू में जो चीज़ें समझी थी वो सब हमने इसमें देख ली। अब हम अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे कि यहाँ पर हमें वो चीज़ ढूंढनी है जो हम डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे थे। तो डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए, क्योंकि 2 C2 एक्सिस के बीच का एंगल कट करना है और वो दोनों C2 हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस थी ये C4, और इसके परपेंडिकुलर जितनी भी C2 यहाँ पर हैं वो सब इसके परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि सब इस तरीके से जा रही हैं। ठीक है, तो ये सारी C2 इसके परपेंडिकुलर तो हैं। अब हम देखेंगे कि कौन सा वाला सिग्मा 2 C2 के बीच के एंगल को कट कर रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर मैंने ये सारे के सारे जो दिखा रखे हैं, जितनी भी जहाँ से C2 जा रही है वहीं से सिग्मा V भी जाएगा। और वो सिग्मा V क्यों है, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो ये वाला सिग्मा V हो, चाहे ये वाला सिग्मा V हो, चाहे हम इस सिग्मा V की बात करें और चाहे हम इस
मतलब ये सिग्मा वी, ये सिग्मा वी, ये और ये वाला, चारों के चारों जो सिग्मा वी हैं वो सब के सब क्योंकि इसके पैरेलल हैं तो इसलिए वो सिग्मा वी होंगे, ठीक है। हालांकि इसमें एक सिग्मा एच भी होता है, पर अभी सिग्मा एच से कोई मतलब नहीं है तो सिग्मा एच की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो 4 सिग्मा वी हैं। अब हमें ये पता लगाना है कि क्या इसमें कोई सिग्मा डी भी है, और मैंने आपको बताया था सिग्मा डी जो है वो सिग्मा वी का ही एक टाइप होता है। तो अब कौन सा सिग्मा डी होगा और कौन सा सिग्मा वी होगा, इसके लिए क्या हम डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ प्लानर मॉलिक्यूल में क्या होता है कि एक रूल बना दिया गया है कि वो प्लेन, अ प्लेन दैट पासेस थ्रू द लीस्ट नंबर ऑफ एटम्स इज कॉल्ड डाइहेड्रल प्लेन। यानी कि ऐसा एटम जो लीस्ट नंबर ऑफ एटम से पास हो उसको हम कहेंगे डाइहेड्रल एटम। अब देखें, पहले तो हम देखते हैं C2 एक्सिस को कट कर रहा है कि नहीं। तो देखें, ये वाली एक C2 एक्सिस और ये वाली एक C2 एक्सिस, तो देख रहे हैं आप एक प्लस का साइन बना रही है, ठीक है। और इनका डाइहेड्रल एंगल क्या होगा, ये वाला डाइहेड्रल एंगल। अब इसको कट करता हुआ देख रहे हैं आप, ये प्लेन भी तो है, जहाँ से C2 जा रही है वहीं से प्लेन भी जा रहा है, तो ये इसको कट भी कर रहा है, ठीक है। और ऐसे ही इन्हीं दोनों C2 को ये वाला प्लेन भी कट कर रहा है, ठीक। तो भाई ये भी सिग्मा डी हो सकता है, ये भी एक सिग्मा डी हो सकता है। अब हम और एक C2 जो हमने ये वाली C2 देखी थी जो ऐसे मल्टीप्लाई का साइन बना रही थी, ठीक है, इनके बीच का एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल, ठीक। और ये भी एक सिग्मा वी है और ये भी एक सिग्मा वी है, तो यानी 2 सिग्मा वी यहाँ, और ये कट कर रहे हैं क्योंकि दोनों डाइहेड्रल एंगल को कट भी करते हुए जा रहे हैं ये, तो इसका मतलब ये भी सिग्मा डी है। तो कह सकते हैं हम कि क्या इसमें 4 सिग्मा डी प्रेजेंट है, पर इसमें 4 सिग्मा डी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम प्लानर मॉलिक्यूल में हम हमेशा ये देखेंगे कि अ प्लेन दैट पासेस थ्रू द लीस्ट नंबर ऑफ एटम, कि इन चारों सिग्मा वी में से जो भी लीस्ट नंबर ऑफ एटम्स के को कट करता हुआ जा रहा है या उससे पास होता हुआ जा रहा है उसको हम बोलेंगे डाइहेड्रल प्लेन। तो सबसे पहले हम इस वाले प्लेन की बात करते हैं। देखिए, ये प्लेन सिर्फ प्लैटिनम एटम से होता हुआ जा रहा है और ये वाला प्लेन भी प्लैटिनम एटम से होता हुआ जा रहा है। और अगर हम इस प्लेन की बात करें तो ये Cl एटम से, प्लैटिनम से और Cl से पास हो रहा है, यानी कि 3 एटम से पास हो रहा है। और ये वाला प्लेन भी यहाँ पर 3 एटम से ही पास हो रहा है। तो इसका मतलब ये और ये तो सिग्मा डी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी इसके अकॉर्डिंग जो हमने एक रूल बनाया हुआ है कि प्लेन, वही वाला प्लेन डाइहेड्रल प्लेन होगा जो लीस्ट नंबर यानी कम नंबर ऑफ एटम से पास होगा। तो यानी ये वाला और ये वाला प्लेन, इसको हम बोलेंगे सिग्मा डी और बाकी दोनों हो जाएंगे हमारे सिग्मा वी। तो इस तरह से हम, ये सिर्फ प्लानर मॉलिक्यूल में ही रूल होता है कि जो आपके पास एक से ज़्यादा अगर प्लेन है और वो दोनों प्लेन डिफरेंट हैं। दोनों प्लेन डिफरेंट कैसे हैं? क्योंकि एक प्लेन तो सिर्फ एक ही एटम को कट कर रहा है और एक दूसरा प्लेन जो है वो 3 एटम्स को कट कर रहा है। तो जब आपके पास 2 डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेन्स हो तो उसमें अगर हमें डिसाइड करना हो कि कौन सा डाइहेड्रल प्लेन होगा, तो जो लीस्ट नंबर ऑफ एटम को कट करता हुआ जाएगा वो हमारा डाइहेड्रल प्लेन होता है। तो इसके लिए एक थंब रूल समझ लीजिए कि इन जनरल ऑल द रेगुलर पॉलीगनल स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल्स, पॉलीगनल मतलब जिसकी 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स हो। जैसे प्लैटिनम, इसमें PtCl4 में क्या होता है, 4 साइड्स होती हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, क्योंकि स्क्वायर प्लानर होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। 3 साइड्स वाले में ट्राइंगल बन जाएगा, 4 साइड्स वाले में तो ये स्क्वायर प्लानर हो ही गया, ठीक है। ऐसे ही पेंटागन होता है या हेक्सागन हो सकता है, जैसे बेंजीन रिंग होती है हमारी, हेप्टागन हो सकता है, कोई भी। तो पॉलीगनल का मतलब होता है 3 या 3 से ज़्यादा साइड वाला कोई भी स्ट्रक्चर, ठीक है। और वो नेचर में प्लानर ही होगा, तो आप उसको प्लानर मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। तो प्लानर मॉलिक्यूल में क्या होगा, हमेशा n/2 सिग्मा वी और n/2 सिग्मा डी प्लेन्स होते हैं, जहां पर n का नंबर क्या है, n क्या है, n है इवन नंबर ऑफ साइड्स। इवन नंबर ऑफ साइड्स से मतलब क्या है, जैसे PtCl4 में कितनी साइड्स थी, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। जहां पर इवन नंबर ऑफ साइड्स होंगी तो वहां पर क्या होगा, जो जितने भी नंबर साइड्स होंगी बस आपने उसको n की जगह पे रख देना और फिर आपको वैल्यू निकल के आ जाएगी। यहाँ पर क्योंकि 4 साइड्स हैं तो n की वैल्यू हमने रखी 4, तो 2 2 जा 4 यानी कि 2 सिग्मा वी निकल के आ जाएंगे, और ऐसे यहाँ पर भी 4 रखेंगे तो 2 सिग्मा डी निकल के आ जाएंगे। तो इवन नंबर ऑफ साइड्स अगर है तो वहाँ पर आपने हमेशा n/2 सिग्मा वी और n/2 सिग्मा डी रखने हैं, सिर्फ प्लानर मॉलिक्यूल के केस में। जैसे हमने अभी इसमें किया था एलीन में, स्टैगर्ड में ऐसा नहीं करना है, सिर्फ प्लानर मॉलिक्यूल में आपको सिचुएशन देखने को मिलेगी। स्टैगर्ड में तो आपको सिर्फ हमेशा 2 C2 एक्सिस के बीच का एंगल जो कट कर रहा है बस वो डाइहेड्रल प्लेन होगा। अच्छा, यहाँ अगर n का नंबर हुआ ऑड तब क्या होगा, तब डाइहेड्रल प्लेन डू नॉट एग्जिस्ट इन पॉलीगन्स। अगर n का नंबर ऑड हुआ, जैसे कि इसमें क्या कहते हैं, कोई भी ट्राइंगल अगर हम ले लेंगे स्ट्रक्चर, तो वहां पर क्या होगा,
वहाँ पर n का नंबर ऑड हो जाता है क्योंकि साइड्स हमारी 3 आ जाएंगी, तो यहाँ आपको कोई सिग्मा डी देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि हम BF3 का केस देख लेते हैं। देखिए BF3 क्या था हमारा, इस तरीके से था, यहाँ पर B था, ये F, ये F, ये F, ये भी एक प्लानर मॉलिक्यूल है। और साइड्स कैसे बनाएंगे हम इसकी, यहाँ अगर मैं इसको मिला दूँ इससे इसको इससे, तो हमारे पास 3 साइड्स निकल के आ जाएंगी। यहाँ पर C3 एक्सिस थी कुछ इस तरीके से, ठीक है, एक C2 यहाँ से जा रही थी, एक C2 ऐसे जा रही थी और एक C2 यानी C3 एक्सिस थी, फिर 3 C2 थी और ऐसे यहाँ पर 3 सिग्मा V थे। जहाँ से C2 जा रही है वहीं से सिग्मा V भी जा रहा था। ये एक सिग्मा V है जो B और F को कट करता हुआ जा रहा है, ये दोनों F एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ऐसे ही एक ये था और एक ये था, तो यहाँ पर ये सिग्मा V ही रहेंगे, यहाँ सिग्मा D नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हमारा जो रूल कहता है वो n का नंबर अगर ऑड है तो वहाँ पर कहीं पर कोई भी डाइहेड्रल प्लेन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ BF3 में कोई सिग्मा डी नहीं होता है। तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर किसी प्लानर मॉलिक्यूल में n सिग्मा V प्रेजेंट है तो n/2 हो जाएंगे सिग्मा V और n/2 हो जाएंगे सिग्मा डी। आधे 1/2 हो जाएगा सिग्मा V और 1/2 हो जाएगा सिग्मा डी। तो आपने सिर्फ इतना करना है, कोई भी प्लानर मॉलिक्यूल आपके सामने आ जाए, बस आप उसमें प्रिंसिपल एक्सिस देखिए, C2 एक्सिस देखिए और उसमें सिग्मा V, टोटल सिग्मा V निकाल लीजिए। जैसे यहाँ पर हमने निकाले थे 4 सिग्मा V। क्यों निकाले थे, क्योंकि C4 था तो इसमें 4 C2 थी और 4 सिग्मा V थे। अब अगर 4 सिग्मा V थे तो क्योंकि ये 4 नंबर हमारा इवन नंबर है, बस हमने इसको हाफ कर दिया। 4 का हाफ कितना हुआ, 2, तो 2 तो सिग्मा V हो जाएंगे और 2 यहाँ पर सिग्मा D हो जाएंगे। तो आपने सिर्फ इतना करना है, प्लानर मॉलिक्यूल में अगर आपने सिग्मा V ढूंढ लिए तो बस उसके आधे हमेशा सिग्मा D होंगे और आधे हमेशा सिग्मा V हो जाएंगे, बस। तो ये प्लानर मॉलिक्यूल की बात थी। अब ऐसे जैसे स्ट्रक्चर हम इसमें आगे भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि एक पेंटागन हमारे पास है, पेंटागन में हमारे पास कितनी साइड्स है, 5 साइड, और 5 साइड्स का मतलब क्या हुआ, ऑड नंबर ऑफ साइड। तो सबसे पहले हमने इसमें देखा प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस भी प्लानर स्ट्रक्चर में ढूंढना बहुत ईजी होता है। जितनी उसकी साइड्स होती हैं बस उतना ही उसका n का नंबर हो जाता है। जैसे यहाँ पर 5 साइड है इसलिए प्रिंसिपल एक्सिस हो गई C5, ये वाली एक्सिस जो होगी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। अच्छा, क्योंकि इसके अलोंग जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये वाला जो है पॉइंट यहाँ पहुँचेगा, ये पॉइंट यहाँ, ये पॉइंट यहाँ, ये पॉइंट यहाँ, तो C5 प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब क्या इसमें कोई C2 प्रेजेंट है, तो हमें अगर एक C2 भी दिख जाए तो इसका मतलब इसमें 5 C2 प्रेजेंट होंगी, और इसमें C2 प्रेजेंट है जो इस पॉइंट से और इस लाइन को कट करती, मिडिल से जा रही है, ठीक है। इस देखिए ये वाली जो C2 है इन दोनों पॉइंट के मिडिल से और इस पॉइंट के बीच में से ये जा रही है, ठीक है। तो एक C2 अगर हमें दिख गई इसका मतलब 5 C2 है, और वो 5 C2 है कौन सी, हर पॉइंट के ठीक सामने वाली साइड को कट करती हुई। ये पॉइंट है इसके सामने वाला साइड, फिर ये पॉइंट है इसके सामने वाला साइड, और ये वाला पॉइंट इसके सामने वाला साइड। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 5 C2 हैं जो मैंने दिखा भी रखी है, C2 डैश, C2 डबल डैश, C2 ट्रिपल डैश, इस तरह से मैंने बता रखा है कि अलग अलग टाइप की C2 सारी की सारी एक जैसी हैं, ठीक है। फिर हमने 5 सिग्मा V, जहाँ से C2 जा रही है वहीं से सिग्मा V भी जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर एक प्लेन रख देंगे तो ये प्लेन क्या करेगा, इस पेंटागन को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगा। या हम ये भी कहेंगे कि ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, और ये बीच में से कट भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा प्लेन हम यहाँ लगा सकते हैं, तो जहां से C2 जा रही है वहीं से आपको सिग्मा प्लेन भी दिखाई देगा। तो 5 सिग्मा V हो गए। अब क्योंकि यहाँ ऑड नंबर ऑफ साइड है इसलिए यहाँ पर कोई सिग्मा D नहीं है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ आपने प्लानर मॉलिक्यूल के केस में ही ये फंडा लगाना है, और जगह स्टैगर्ड मॉलिक्यूल में नहीं लगेगा। स्टैगर्ड मॉलिक्यूल में आपको तो सिर्फ 2 C2 एक्सिस को कट करता हुआ ही एंगल, वही प्लेन देखना है, ठीक है। तो यहाँ ऑड नंबर ऑफ साइड्स में आपने देखा कि कोई भी, क्योंकि सारे सिग्मा V थे सब एक जैसे थे, सारे सिग्मा V एक जैसे क्यों थे, क्योंकि सारे सिग्मा V एक पॉइंट को कट कर रहे हैं और एक साइड को कट कर रहे हैं। सारे सिग्मा V, ये वाला सिग्मा V भी देखिए इस पॉइंट को भी कट कर रहा है और इस लाइन को कट कर रहा है। ये सिग्मा V की बात करें तो ये पॉइंट को कट कर रहा है, ये लाइन को। तो सारे सिग्मा V क्योंकि एक जैसे, तो हम कोई डिफ्रेंसिएशन कर ही नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर ये सिग्मा D हो जाए, सिग्मा V ही रहेगा। अब जैसे देखें हेक्सागन, जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है वो भी एक हेक्सागन ही तो है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ
आपको दो टाइप के सिग्मा वी दिखाई देंगे। कैसे? तो सबसे पहले तो हमने प्रिंसिपल एक्सिस देख ली, ये थी हमारी C6, 6 साइड्स हैं इसलिए यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस C6 हो जाएगी। और ऐसे ही 6 C2 होंगे और 6 सिग्मा वी होंगे। और जब 6 सिग्मा वी है, क्योंकि ये इवन नंबर है तो इसका हाफ जो होगा वो सिग्मा वी हो जाएगा और हाफ जो हो जाएंगे वो सिग्मा डी हो जाएंगे। तो 3 सिग्मा वी है, इसमें 3 सिग्मा डी है। कैसे है वो हम अभी देख लेते हैं। तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस थी और बाकी जो एक्सिस निकलेंगी इसके जितनी भी वो परपेंडिकुलर निकलेंगी, वो परपेंडिकुलर C2 होंगी सारी की सारी। कैसे C2 होंगी वो भी हम देख लेते हैं। जैसे ये वाला, इस पॉइंट और इस पॉइंट पर अगर मैंने एक लाइन खींच दी है तो ये लाइन के अराउंड अगर मैं इसको रोटेट कराऊंगी तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पहुँचेगा और ये पॉइंट यहाँ पहुँचेगा, तो हमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, तो एक C2 तो हो गई ये जो इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से। और अगर मैं इसको बेंजीन मानूं तो यहाँ एक कार्बन एटम होगा, यहीं एक हाइड्रोजन भी होगा, तो हाइड्रोजन कार्बन और यहाँ भी कार्बन और यहाँ भी हाइड्रोजन। तो ये 4 एटम के थ्रू C2 हमारी जा रही है। दूसरी C2 हम यहाँ से देखें, इस वाला ये वाला कार्बन से और हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन इससे जा रही है। तीसरी C2 इस कार्बन हाइड्रोजन और इस कार्बन और हाइड्रोजन से जा रही है, यानी एटम से पास होती हुई जा रही है C2। तो 3 C2 तो हमारी एटम से पास होती हुई जाएंगी और बाकी की जो 3 C2 हैं वो इस एटम और इस एटम के बीच की जो लाइन है इस लाइन को कट करती हुई जाएगी। इस वाले दोनों एटम के बीच की लाइन को और इन दोनों एटम के बीच की लाइन को ये कट करा, ये एक C2 हो गई। दूसरी C2 ये वाला एटम ये वाले एटम के बीच में से और इस वाले एटम और इस वाले एटम के बीच में से दूसरी C2 हुई। तीसरी C2 यहाँ से इसके बीच में से होती हुई जा रही है। तो 3 C2 एक जैसी हैं और 3 C2 एक जैसी हैं। ठीक है, ऐसे ही सिग्मा वी भी हो जाएंगे। सिग्मा जहाँ से C2 जा रही है वहीं से सिग्मा वी भी जाएंगे। तो अगर जो हमने पहली C2 लगाई थी तो वहीं पर अगर हम एक प्लेन रख देंगे, मतलब मिरर रख देंगे, तो वो मिरर क्या करेगा, ये दोनों जो हैं और ये दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट, यानी ये और ये एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे और ये वाला एटम और ये वाला एटम एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेगा और ये वाले एटम कट कर जाएंगे एक दूसरे। ठीक है, तो ये बाइसेक्ट हो जाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम एक प्लेन लगा दें तो ये प्लेन क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर भी रहा है। देख लीजिए मैंने यहाँ पे स्केल रखा है, आधा पोर्शन उधर दिख रहा है आधा इधर दिख रहा है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर रख दूँ इस स्केल को तो आधा पोर्शन इधर दिख रहा है आधा इधर दिख रहा है। फिर ठीक है, और ऐसे ही मैंने यहाँ रख दिया तो आधा इधर दिख रहा है आधा इधर। तो ये हो गया एक टाइप जो, तो हमें 3 सिग्मा वी दिखे। और बाकी के 3 कैसे होंगे, जो बाकी तीनों C2 से होते हुए जाएंगे। यहाँ पर मैंने बॉन्ड के बीच में रखा हुआ है, इस वाले बॉन्ड के बीच में और इस वाले बॉन्ड के बीच में प्लेन है। ऐसे ही इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच में प्लेन है और तीसरा वाला जो है ऐसे है। तो आपने देखा 6 सिग्मा वी तो हमें दिखाई दे गए, लेकिन वो 6 के 6 सिग्मा वी डिफरेंट है। अगर मैं ये ब्लू पेन से जो मैंने सिग्मा बना रखे हैं, अगर आप इनकी बात करें तो यहाँ पर क्या हो रखा है, ये 4 एटम को कट करता हुआ, अगर मैं बेंजीन मान रही हूँ इसको, तो ये कार्बन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, तो हाइड्रोजन कार्बन और फिर कार्बन और फिर हाइड्रोजन, 4 एटम को कट करता हुआ जा रहा है। ये ब्लू लाइन से जो शो कर रखा है, ये वाली ब्लू लाइन से भी 4 एटम को कट कर रहा है और ये ब्लू लाइन भी 4 एटम को कट करती हुई जा रही है। यानी कि C2 जो है जो सिग्मा है वो 4 एटम को कट करते हुए जा रहे हैं। अच्छा, अगर हम देखें इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है और इस कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, ये वाला सिग्मा इन बॉन्ड के बीच में से होता हुआ जा रहा है। तो जो ये ब्लैक पेन से बना रखा है सिग्मा और एक ये सिग्मा और एक ये सिग्मा, ये किसी एटम को कट करता हुआ जा नहीं रहा है, ये एक्चुअली बॉन्ड को कट करता हुआ जा रहा है। तो हमें क्या चाहिए था, जब भी प्लानर मॉलिक्यूल होगा तो प्लानर मॉलिक्यूल में एक फंडा तो हमारा सिंपल सा ये था कि हमने टोटल नंबर ऑफ सिग्मा वी लिखे और उसके हाफ जो थे, क्योंकि हमारा ये इवन नंबर आया था, तो हाफ सिग्मा वी और हाफ सिग्मा डी। और दूसरा हमने क्या फंडा देखा था, वो हमने ये देखा था कि जो भी लीस्ट नंबर ऑफ एटम से होता हुआ जाएगा जो प्लेन, वो हमारा कहलाएगा सिग्मा डी। अब तो क्योंकि जो बॉन्ड को कट करता हुआ जा रहा है वहाँ पर तो कोई एटम है ही नहीं, तो वो हमारा लीस्ट नंबर वाला माना जाएगा, तो इसलिए वो हमारे सारे सिग्मा डी हो जाएंगे। तो जो बॉन्ड को कट करते हुए सिग्मा जा रहे हैं उनको हम बोलेंगे सिग्मा डी, और जो एटम्स को कट करते हुए जा रहे हैं यहाँ पर वो हो जाएंगे सिग्मा वी। तो इस तरह से ये, क्योंकि यहाँ पर और इस तरह देख सकते हैं कि इवन नंबर ऑफ साइड्स है और इवन नंबर ऑफ साइड्स में हमेशा n/2 सिग्मा वी होंगे और n/2 जो होंगे वो सिग्मा डी होंगे, और n का नंबर यहाँ पर साइड्स का नंबर होता है। तो आप किसी भी तरह से इसको समझ सकते हैं।
तो प्लानर मॉलिक्यूल में तो आपने सिर्फ इतना करना है, आप सिर्फ प्रिंसिपल एक्सिस देखिए, C2 देखिए और सिग्मा V ढूंढ लीजिए और टोटल नंबर ऑफ सिग्मा V जितने हैं उसका हाफ कर दीजिए। तो देखिए 6 का हाफ क्या होगा, 3 और 3, तो इक्वल नंबर हो जाएगा। अब हम 5 का तो हाफ नहीं कर सकते, 5 का 2.5 तो कोई सिग्मा प्लेन नहीं हो सकता, पॉइंट में तो सिग्मा नहीं जाएगा, वो टोटल नंबर ही जाएगा। तो आप सिंपल सा फंडा इतना आप याद रखिएगा कि बस प्लानर मॉलिक्यूल जहां भी आपको दिखाई दिया, आपने बस जितने भी सिग्मा V दिखाई दिए उसका हाफ सिग्मा V हो जाएंगे और हाफ सिग्मा D हो जाएंगे। अगर 3 सिग्मा V होते तो 3 का भी हम हाफ नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर 4 होंगे तो 4 को 2 और यहाँ पर 2। ठीक है, तो पॉइंट में ना निकालेंगे आप, सिंपल पूरा नंबर होना चाहिए आपके पास। अगर 6, जैसे यहाँ पर 6 था तो 6 को हम 2 पार्ट में डिवाइड, लेकिन 5 को तो नहीं डिवाइड कर सकते, तो इस तरह से आप हाफ हाफ कर सकते हैं दोनों का। और स्टैगर्ड मॉलिक्यूल में आपने सिर्फ क्या करना है, दोनों जो है दो C2 को के एंगल जो है उसको बाइसेक्ट करती हुई जाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और रह गई जो मीनिंग था यहाँ पर, टू सिमिलर कॉन्जिक्यूटिव। तो जो सिमिलर कॉन्जिक्यूटिव है वो हमें प्लानर मॉलिक्यूल में ही दिखाई देता है एक्चुअल में। सिमिलर से मतलब एक जैसी C2, तो देख यहाँ पर C2 जो थी वो ये वाली C2 और ये C2 एक जैसी थी। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्लैटिनम से होती हुई जा रही थी। और ये वाली C2 और ये वाली C2 एक जैसी थी क्योंकि ये ClPtCl और ये भी ClPtCl से होती हुई जा रही थी। ठीक है, तो दोनों C2 तो हमारी, तो ये दोनों C2 लगातार होनी चाहिए, यानी सिमिलर होनी चाहिए और लगातार। तो इसके बाद हम इसको सिमिलर, क्योंकि ये वाली C2 और ये वाली C2 डिफरेंट है, तो हम इन दोनों C2 के बीच से अगर कोई प्लेन जाता तो वो हमारा सिग्मा D नहीं होता, क्योंकि ये दोनों C2 डिफरेंट थी। तो हमें चाहिए दो सिमिलर C2 एक जैसी, ये वाली और ये वाली, इन दोनों के बीच का एंगल जो कट करेगा, तो एंगल का कट कर रहा था इस सिग्मा V ने, लेकिन हमने यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट कैसे किया कि वो सिग्मा V जो लेसर नंबर ऑफ एटम से को कट करता हुआ जाए, तो वो यहाँ पर सिग्मा D था, यानी कि इस C2 और इस C2 को कट करता हुआ जा रहा था। और ये दोनों C2 हमारी बिल्कुल सिमिलर C2 थी और लगातार भी थी। इसके बाद हालांकि ये वाली थी, लेकिन क्योंकि ये दोनों तो डिफरेंट है, यहाँ से यहाँ जब हम पहुँचेंगे तो ये दोनों हमारी सिमिलर है। तो जो दो सिमिलर हों और कॉन्जिक्यूटिव हों, तो वो हमारा प्लानर स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिलता है। स्टैगर्ड में हमें देखने को मिलेगा दो C2 होंगी, बस उनके बीच के एंगल को कट करता हुआ जो भी प्लेन जाएगा उसको हम डायहेड्रल प्लेन बोलेंगे। तो बस प्लानर मॉलिक्यूल में सिंपल सा फंडा है कि आपने टोटल सिग्मा V निकालने और बस उसका हाफ कर देना है, और हाफ सिग्मा D हो जाएंगे और हाफ सिग्मा V हो जाएंगे। और स्टैगर्ड में हमें ऐसा कोई फंडा नहीं अपनाना है, हमें सिर्फ दो C2 के बीच के एंगल को कट करता हुआ प्लेन देखना है। तो ये था पूरा डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। आई होप कि कुछ समझ में आया भी होगा आपको, और अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं कुछ भी। तो आज के लिए तो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।